नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा ये टॉपिक है अलंकारों के श्रृंखला में रूपक अलंकार। साथियों, हम अभी अर्थालंकार पढ़ रहे हैं और अर्थालंकार का आधारभूत अलंकार जो कोई है तो वह है उपमा अलंकार। यह आप लोग भली भांति इससे परिचित हैं। तो साथियों, पहले आप उपमा अलंकार क्या है इसको जानना आपको बहुत ही आवश्यक हो जाता है अर्थालंकार के किसी भी अलंकार को जानने से पहले। यदि आप उपमा को नहीं जानेंगे ठीक ठीक तो आप किसी भी अलंकार को नहीं जान पाएंगे अर्थालंकार के अंतर्गत। इसलिए मेरा आग्रह है जो आप लोग इससे पहली वाली वीडियो को जिसमें उपमा अलंकार के बारे में सविस्तार चर्चा करी गई है उसको आप देखें, जिससे आपको आगे का अलंकार समझ में आ जाएगा। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है रूपक अलंकार, उसके बारे में हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूपकम। साथियों, यह जो हम रूपक का भेद आपके सामने प्रतिपादित कर रहे हैं यह आचार्य मम्मट के अनुसार है, काव्य प्रकाश में उल्लिखित है यह। तो क्या है? तद्रूपकम भेदो यह उपमानोपमेयोः। यह जो रूपक का भेद है यह उपमान और उपमेय के द्वारा निर्धारित होता है। इतना सूत्र से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वृत्ति में क्या लिख रहे हैं देखिए, अतिसाम्याद अनपनुत भेदयो अभेद रूपकम। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, उपमान और उपमेय का जिनका भेद प्रसिद्ध हो, ठीक है, जहां पर दो चीज होता है उपमान और उपमेय, इन दोनों का भेद प्रसिद्ध हो, उनका सादृश्यातिशय भेद सब लोग जानता है जो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उन दोनों में सादृश्य बहुत ज्यादा हो, मतलब इतनी ज्यादा गुणों की सादृश्यता हो तो जिससे वह अभेद की प्रतीति होने लगे। दोनों में भेद है, परंतु उनके एक कोई ऐसा गुण है जो दोनों में इतना ज्यादा प्रदर्शित हो रहा है जिसके कारण से दोनों अभेद लग रहा है, ठीक है। इसी अलंकार को, ऐसी अभेद का वर्णन जो करने वाला अलंकार है उसी को रूपक अलंकार कहा गया है। साथियों, इन रूपक अलंकार के भी बहुत सारे भेद हुए हैं, तो हम एक एक करके उन सभी सारे भेदों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, वह कैसे काम करता है वो सब, ठीक है। तो देखिए, पहला भेद है सांग रूपकम में। सांग रूपक के भी दो भेद हैं बड़ा मुख्य यहाँ पर। एक है समस्त वस्तु विषयक रूपकम। अब यह समस्त वस्तु विषयक रूपकम क्या है? तो समस्त वस्तु विषयकम विषयम श्रौता आरोपिता यदा। समस्त वस्तु विषय जो है वह श्रौता और आरोपित दो प्रकार से देखा जाता है। यह कैसे? तो देखिए क्या है। तो समस्त वस्तु विषयम आरोप विषया एव आरोप्यमाना यदा शब्दोपात्ताः तदा समस्तानि वस्तूनि विषयोष्येति समस्त वस्तु विषयम। क्या हुआ इसका मतलब? जब आरोपित मतलब आरोप्यमान शब्द से उपात्त, शब्द से जो उपात्त है तब कौन? श्रौत, सुनने पर, ठीक है, सुनने वाला होते हैं, तब वह समस्त वस्तु विषयक रूपक होता है। क्या मतलब हुआ इसका? जब आप कुछ भी आरोपित करते हैं, जो आरोपित अर्थ होता है, ठीक है, वह आरोपित अर्थ शब्द के द्वारा ही सुना जाए, वह शब्द के द्वारा ही जहाँ सुना जाता है उसी को कहा जाता है समस्त वस्तु विषयक रूपक, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आरोपिताः। यहाँ जो आरोपित, अत्र बहुवचनम अविवक्षितम अस्ति। यहाँ जो आप देखे हैं, यहाँ आप गौर किए होंगे, आरोप विषयाः इव आरोप्यमानाः, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यह बहुवचन जो है, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करने के बाद भी बहुवचन जो है अविवक्षित है, अर्थात इसकी विवक्षा नहीं की गई है, मतलब आचार्य की यह बोलने की इच्छा नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है, जो आरोप्यमान होने पर, बहुत से आरोप्यमान होने पर ही समस्त वस्तु विषयक नामक रूपक हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यह जरूरी नियम नहीं है। कुछ एक होने पर भी, कुछ एक होने पर मतलब कुछ एक आरोप्यमान विषय होने पर भी रूपक अलंकार हो सकता है। यहाँ पर ये चीज जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ जो आरोपिता क्रिया का जो बहुवचन का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझे आप जो बहुत सारे आरोप्यमान होने पर ही रूपक अलंकार होगा, ऐसा नहीं है। एक भी हो जाएगा तो रूपक अलंकार
हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा भेद इसका क्या है, एक देश विवर्ती रूपकम, यह भी सांग रूपक का ही भेद है। श्रौता अर्थाश्चते यस्मिन्नेक देश विवर्ती तत्। ठीक है, श्रौता और अर्थ, श्रौती और अर्थ के अनुसार जो है एक देश में विवर्तित रूपक होता है। ठीक है, ये क्या है, तो देखिए जिस रूपक में आरोपित धर्म कुछ अंश शब्दतः उपात्त होते हैं और कुछ अंश अर्थतः आक्षिप्त हो जाते हैं, वही है एक देश विवर्ती रूपक अलंकार। क्या मतलब हुआ इसका, आरोपित धर्म कुछ अंश, ठीक है ना, जो धर्म होता है, जो भी आरोपित करते हैं अलंकारों के द्वारा दूसरे अर्थों को आरोपित किया जाता है, तो वह जो आरोपित करते हैं हम, वह क्या है, कुछ शब्द के द्वारा ही वह प्रतिपादित हो जाए, पता चल जाए, अथवा कुछ अंश उसके जो अर्थ के द्वारा प्रतिपादित हो, अर्थ के द्वारा आक्षिप्त हो जाए। तो ऐसा जो स्थिति बनेगी तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर एक देश विवर्ती रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अब निरंग रूपकम, निरंगम तो शुद्धम, निरंग रूपक शुद्ध कहलाता है। शुद्ध तात्पर्य यहाँ पे क्या है, अर्थात शुद्ध अंगांगी भाव से रहित, अन्य रूपक से अमिश्रित, केवल एक अद्वितीय रूपक निरंग रूपक कहलाता है। मतलब जहाँ पर अंगांगी भाव ना हो, जहाँ पर अंग और अंगी का भाव जाना नहीं हो, वह उससे रहित होना चाहिए, और अमिश्रित, केवल रूपक से अमिश्रित, अन्य रूपक के जो भी भेद है उससे बिना मिलावट वाला, वही अद्वितीय रूपक निरंग रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक है, तीसरा अलंकार है माला रूपकम। माला तो पूर्ववत, पूर्ववत मतलब उपमावत, उपमा अलंकार में भी मालोपमा आता है। ठीक है, तो मालोपमा जो है, माला रूपक भी मालोपमा की तरह ही है, उसी को समझे। ठीक है, पूर्ववत से मतलब मालोपमा के समान माला रूपक होता है, अर्थात मालोपमा के समान एक आरोप विषय पर बहुतों का आरोप होता है, तब माला रूपक हो जाता है। एक ही आरोप विषय पर क्या होगा, बहुतों का आरोप हो जाता है, तब क्या होगा वहां पर माला रूपक। क्लियर है ये बात। देखिए अगला भेद क्या है, परंपरित। अगला है पांचवा परंपरित रूपकम। इसका मतलब क्या है, नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः तत्परंपरितम श्लिष्टे वाचके भेद भाजीवा। श्लिष्ट या अश्लिष्ट, इसी को भेदभाजी कहते हैं। श्लिष्ट या अश्लिष्ट ये भेदभाजी है। ठीक है, शब्दों के होने पर जो अन्य का आरोप अवश्यापेक्षणीय नियत अन्य अर्थ के आरोप का कारण होता है। मतलब श्लिष्ट हो या अश्लिष्ट हो, जो भेद करने वाला होगा, ठीक है, वह जो है वहां पर अन्य का आरोप अवश्य अपेक्षणीय होता है। जहां पर अन्य का आदेश का जो आरोप है वह जरूरी होता है, आवश्यक होता है। यह नियत अन्य अर्थ के आरोप का कारण होता है। इससे क्या होगा, दूसरे अर्थ के कारण बन जाते हैं। तो इस प्रकार की जहां स्थिति बनती है वही है परंपरित रूपक अलंकार। उसको क्या कहते हैं, परंपरित रूपक अलंकार कहते हैं। साथियों, इसी के साथ एक और रूपक का भेद कहीं कहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पर रचना रूपकम ऐसा भी कहीं कहीं मिलता है। तो रचना रूपकम का क्या है, रचना रूपकम न वैचित्र्य वदति न लक्षितम, मतलब पूर्व उपमान के आगे चलकर उपमेय हो जाने पर रचनोपमा होती है। रचनोपमा आप जानते हो, पर उपमा अलंकार के ही बहुत सारे लोग आचार्य इसके भेद माने हैं। जैसे मालोपमा है उस पर रचनोपमा को ही माने हैं, लेकिन यहाँ पर वही कह रहे हैं पूर्व उपमान के आगे चलकर उपमेय हो जाने पर रचनोपमा होती है। ठीक उसी प्रकार पूर्व के आरोप्यमान के आगे चलकर आरोप विषय हो जाने पर रचना रूपक हो जाता है, वही रचना रूपक कहलाता है। आरोप्यमान के आगे चलकर जब वह आरोप विषय बन जाता है तो उसको रचना रूपक कहा जाता है। ठीक है, वहां पे क्या था, उपमा में उपमान को आगे चलकर उपमेय जब हो जाता है, उपमान जब उपमेय हो जाता है तो रचनोपमा, और जब आरोप्यमान विषय जब आरोप विषय हो जाता है तो रचना रूपक होता है। यह स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ पर जो इसको मम्मट ने माला रूपक में अंतर्भूत माना है। कहाँ माना है, माला रूपक में, इसलिए इसको अलग से वह एक भेद नहीं मानते हैं। तो उनके अनुसार इस रूपक अलंकार के केवल और केवल मात्र 5 भेद स्वीकार्य है। तो साथियों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है वह कंप्लीट हो चुका है। तो रूपक अलंकार बहुत ही मुख्य अलंकार है। अर्थालंकार का दूसरा जो हमारा टॉपिक था अर्थालंकार का, वह रूपक ही अलंकार है। साथियों, इसको ध्यान से पढ़ें, इसमें कहीं कोई संदेह हो तो आप हमें अवश्य बताएं।
और उसका कमेंट करके इसको बताएं। मैं उसका यथासंभव उसका प्रयास करूंगा उत्तर देने का। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अन्य जो भी इस प्रतियोगी परीक्षा के लोग हैं उनके पास शेयर करें, जिससे आपके द्वारा न चाहते हुए भी किसी का लाभ हो जाएगा। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, धन्यवादाः।